सुप्रभात, कैसे हो आप। मैं शंकर सिंह, व्याख्याता, लेव मंडावा, वर्तमान में राजस्थान डिफेंस में आपके सामने हिंदी की क्लास में कुछ जानकारी आपके लिए देने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपके भविष्य में काम आएगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं सबसे पहले हिंदी में टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण, इन तीनों की जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है। मातृभाषा का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है और साथ में लिपि हमारी मातृभाषा की क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं, इन सब की जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इसको हृदयंगम कर और अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा शब्द। ये भाषा शब्द आया क्या, क्या है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। सीधी सी बात है कि भाष धातु से बना है भाषा शब्द, जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं या क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। चलिए आगे। भाषा वह साधन है, भाषा की परिभाषा बता रहा हूँ। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों, भावों को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा। भाई, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम जो सोचते हैं, अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और भाषा के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मौखिक भाषा, जिनको हम बोल करके क्या कर दें, प्रकट कर दें, वो तो क्या हो गई, मौखिक भाषा। जैसे हम फिल्में देखते हैं, उसमें अभिनय भी होता है और बोल करके भी प्रकट किया जाता है। नाटक होते हैं, एकांकी होती है, ये सब किस में आते हैं, मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसी का रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसको हम लिख करके क्या कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो। ये भाई सारा का सारा वृत्तांत में लिख करके प्रकट कर रहा हूँ, तो ये कौन से के अंतर्गत आ गया, लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया है। लिखित भाषा में हम जो भी निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, समाचार है, पत्र हैं, ये सब किस में आते हैं, लिखित भाषा के अंतर्गत। और तीसरी है सांकेतिक भाषा। संकेत या इशारों से क्या करना, समझाना, उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे गर्दन हिलाना है, संकेत करना है, इशारा करना है, वो सब किसके अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब ये तो सारी जानकारी थी किसकी, भाषा की, कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना है। जिस साधन से हम सोचते हैं, अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं, वो भाषा होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब चलते हैं हम लिपि। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, और इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या, लिखना या चित्रित करना। मैं यहाँ पर क लिख रहा हूँ, ये मान लो मैंने क लिख दिया। अब ये तो एक वर्ण है, लेकिन मैंने इसको मात्रा लगा दी है। अब ये क्या हो गया, को हो गया। अब ये जो ओ की मात्रा है, इसी को हम सामान्य रूप से क्या कह देते हैं, लिपि कह देते हैं। क्यों, लिपि के द्वारा ही हम उस शब्द को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, पद को व्यक्त करेंगे। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिखना या चित्रित करना। जैसे अब मैंने रेखांकित किया, अंडरलाइन की है इस पंक्ति को, ध्यान दोगे। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाई, भाष है। अब इसमें आ की मात्रा जोड़ा, ये शब्द क्या बन गया, भाषा बन गया। इस ध्वनि को जिन चिन्हों, आ की जो हम मात्रा लगा दी, चिन्ह लगा दिया, वही क्या है, लिपि है। तो फिर से देखोगे, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और आप जानते ही हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। याद रखोगे, हर भाषा की एक लिपि होती है, इसीलिए
हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का विद्वानों ने एक मानक रूप तैयार किया है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसी से आप ये सारा वृत्तांत सुगमता से समझ पाते हो। हालांकि ये कम पुस्तकों में आपको मानक रूप दिया हुआ मिलेगा। तो मानक रूप क्या है? देवनागरी लिपि में स्वर हैं, मात्राएं हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, अनुनासिक चिन्ह है। अब स्वर आप जानते हो, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ हैं। ये मात्राएं इनकी, ए की मात्रा नहीं है, ये क्या है? आ की मात्रा, छोटी की, बड़ी की, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? इसमें मात्राएं। इसके अलावा कुछ अनुस्वार, यानी किसी भी वर्ण के ऊपर हम ये अपनी भाषा में एक शून्य कह दें तो इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको अनुस्वार, अंग की जो मात्रा है वो क्या है? अनुस्वार। विसर्ग, अह की जो मात्रा है वो क्या है? विसर्ग है। और अनुनासिकता, चंद्र बिंदु जो होता है वर्ण के ऊपर वो क्या है? अनुनासिक है। अब चलते हैं, इसी मानक रूप में आता है व्यंजन। व्यंजन 5 वर्ग हैं, कै वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी कै, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हो गए। 5 वर्गों के 5 क्या हो गए? वर्ण हो गए। तो वही सारे के सारे किस में आते हैं? व्यंजन में। कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, र, ल, व, श, 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 है। ये सब क्या है? व्यंजन है। अब इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त जो 2 वर्णों के मेल से क्या है? बनते हैं। जैसे क्षय, क और शय इसमें मिला, त्रय, गे और स, ये 4 क्या है? वैसे 3 ही माने गए हैं संयुक्त, लेकिन एक स को भी इसमें क्या है? सम्मिलित किया गया। कुछ हलंत चिन्ह है। हलंत चिन्ह किसी भी वाक्य या पद के बीच में हम इस प्रकार से एक यतिशी लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हलंत चिन्ह बोलते हैं। ग्रहित स्वर, अंग्रेजी में ओ की जो ध्वनि है वो क्या होता है? ग्रहित स्वर, यानी डॉ। हम डॉक्टर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ओ किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार से एक अनुस्वार सा यानी हलंत सा लगा हुआ आता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रहित स्वर। तो ये समझ गए होंगे आप, ये स्वर हैं, ये मात्राएं हैं, ये अनुस्वार हैं। अब चलते हैं, ये सब थी भाषा की जानकारी और देवनागरी लिपि की जानकारी। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जानते हो? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। कोई भी भाषा है उसको हम शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं, यानी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, जिससे हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध रूप में उस परिभाषा को लिखा गया है कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ध्यान दोगे इस परिभाषा पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के भी 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन 3 भागों पर पूरी की पूरी व्याकरण क्या रहती है? निर्भर रहती है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यानी भाषा व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार हैं। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अपनी भाषा में कहें तो जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते वो क्या है? वर्ण है। और वही एक परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अर्थात इसकी परिभाषा है, मुख से निकली अखंड ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि, जिसका और कोई भी क्या नहीं हो सकता? खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और मुख से निकली अखंड ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन।
स्वर और व्यंजन। हालांकि स्वर की थोड़ी सी मैंने जानकारी ऊपर भी दी है आपको। स्वर और व्यंजन, स्वर तो किसको कहेंगे? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं होती या अन्य किसी ध्वनि की सहायता या आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्वर। स्वर किसको कहेंगे? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या कहेंगे? स्वर। कोई भी हैं, हम उच्चारण वर्ण बोल रहे हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की या ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ए स्वर है, इसमें हम किसी अन्य की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो क्या कहते हैं? स्वर। और जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और इसके भी दो भेद हैं। हरीश्वय, हरीश्वय किसको बोलते हैं? छोटे, लघु जिनको हम बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उनको तो क्या कहते हैं? हरीश्वय। हरीश्वय जैसे ये कौन है? ए, ई, उ, री, ये छोटे हैं, यानी इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। ए, ई, उ, री, इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। इनको क्या कहते हैं? हरीश्वय। हरीश्वय का शाब्दिक अर्थ है लघु। लघु को हम बोले तो छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हरीश्वय स्वर। और दीर्घ स्वर, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है गुरु, बड़ा। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे यहाँ पर ए कम समय लगा, अब आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लग रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं। अब व्यंजन, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उसका नाम व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए स्वर और व्यंजन में अंतर यहाँ पर आपको गौर करना है। स्वर तो किसको कहेंगे? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की क्या है? आवश्यकता नहीं होती, उसको तो क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे मैंने यहाँ पर कै लिखा, अब आप कहोगे सर ये कै तो स्वर नहीं, व्यंजन है। नहीं, जब तक इसके हलंत नीचे नहीं लगा हुआ तब तक ये क्या है? स्वर। इसमें कै प्लस क्या है? कै घन ए, यानी कै प्लस ए इसमें मिला हुआ है, इसलिए ये क्या है? स्वर है। और हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। 35 हो जाती है। थोड़ा सा घुमा देना। अब मैं व्यंजन है, इनकी जानकारी देने के पश्चात आपको वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कि कौन, व्यंजन की जानकारी देने के पश्चात मुख्य है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित हमेशा कोई न कोई प्रश्न आता रहता है। इसलिए वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, उन सब की जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है। वर्णों का उच्चारण स्थान, एक तरफ वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान, और वर्ण ध्वनि का, कहाँ से ध्वनि निकलती है। 2 स्वर कौन कौन से? ए और आ। साथ में कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग में 5 वर्ण हो गए, कै, ख, ग, घ, ढ हैं। ए, आ और कै वर्ग पूरा, और कौन सा? विसर्ग। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। क, ख, ग, बोल करके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। ए कहाँ से पढ़ा गया? कंठ से। और थोड़ा सा कोमल, थोड़ा सा तालु से इनका उच्चारण होता है। बोल करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। क कहाँ से बोला गया? कंठ से बोला जा रहा है। आ और पूरा कै वर्ग, कै ख ग गड़े वाला, ये इनको क्या बोलते हैं? कंठ और कोमल तालु से क्या है बोले जाते हैं। मूल रूप से इसकी ध्वनि स्थान कहाँ है? कंठ है बोलते हैं इनको। फिर ई और चै वर्ग पूरा, चै वर्ग के 5 वर्ण, और ये और श, ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। आप पढ़ोगे ई ये श, ये तालु, इनको तालव्य बोलते हैं। फिर री, टे वर्ग पूरा का पूरा, टे वर्ग के 5 वर्ण, र और श, ये क्या है? मूर्धा, मूर्धा से, मूर्धन्य बोलते हैं इनको। र, टे वर्ग पूरा, ल और श, कहाँ से पढ़े? बोलते ही पता चल जाता है। ल जीव, जिह्वा है वो कहाँ किसको छू रही है? दांतों को छू रही है, तो ये दंते यानी दंते कहलाते हैं। फिर
ऊ और पै वर्ग पूरा, ये क्या है? ओष्ठ है। होठों से उच्चारण होता है इनको, इसलिए क्या कहते हैं? ओष्ठ है। ऊ, पै, फै, बै, कहाँ से उच्चारण हो रहा है? होठों से इनका, तो ओष्ठ है बोलते हैं इनको। अंग, अड़े, ये, णे, ने और मैं पढ़ोगे, ध्वनि कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नासिका। नासिक के वर्ण बोलते हैं इनको। ए, आई, ये कहाँ से? कंठ तालु। ए, आई कंठ से और तालु से चली जाती है, तो इनको कंठ और तालव्य बोलते हैं। ओ, औ, कंठ और ओष्ठ। ओ, कंठ से ध्वनि आ रही है और साथ में होठों से इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए को कंठ और ओष्ठे यानी कंठोष्ठे बोलते हैं इनको। वै, दंतव्य और ओष्ठव्य। वै, दांत को भी छुएगी और होठों से उनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दंतोष्ठे। और अंतिम रह गया कौन सा? है। ये स्वर यंत्र है, यानी अली जिह्वा, थोड़ा सा क्या है? जिह्वा के है अली, थोड़ा सा घुमा करके क्या इसका उच्चारण हम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इसको आप नोटबुक में उतारोगे और अच्छी तरह से इसको हृदयंगम और अच्छी तरह से इसकी स्टडी करोगे। शेष आगे का भाग है आगे वाले में। धन्यवाद।